हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस। आज हम आईओसीएल जूनियर ऑपरेटर में इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द रोल ऑफ एएमएफ इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत परिपथ में एएमएफ की क्या भूमिका होती है। ए टू लिमिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी टू ड्राइव द इलेक्ट्रॉन थ्रू द सर्किट, सी टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस एंड डी टू मेजर द वोल्टेज। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में एएमएफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ड्राइव करता है। दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को चलाने का काम करता है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 टू ड्राइव द इलेक्ट्रॉन थ्रू द सर्किट इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द रोल ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत परिपथ में धारा की क्या भूमिका होती है। ए टू प्रोवाइड वोल्टेज, बी टू मेजर रेजिस्टेंस, सी टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस एंड डी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तब आपका करंट जनरेट होता है। सो ऑप्शन नंबर 4 द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज ओम लॉ स्टेट्स। ओम का नियम क्या कहता है। ए द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, बी द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस, सी द रिलेशन बिटवीन करंट एंड रेजिस्टेंस एंड डी द रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ एंड करंट। तो ओम के नियम से हम वोल्टेज की वैल्यू, करंट की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो ये ओम किसका रिलेशन बताता है, तो ओम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन बताता है। सो ऑप्शन नंबर 2 द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज एन ओपन सर्किट। A circuit with very high resistance, B a circuit with very low resistance, C a circuit with a short circuit and D a circuit with a continuous flow of current। देखिए, ओपन सर्किट जब होता है तो उस केस में करंट फ्लो नहीं कर पाता है। एक सर्किट से दूसरे सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस सर्किट में रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई होगा। जब रेजिस्टेंस हाई होता है तो करंट को अपोज करता है। तो ओपन सर्किट के केस में भी हम ये कह सकते हैं कि ओपन सर्किट वो केस है जिस समय सर्किट का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई होता है। तो ओपन सर्किट क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 1 अ सर्किट विद अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 5 है, What happen when a generator is running without supplying current to the circuit? जब एक जनरेटर सर्किट में विद्युत आपूर्ति के बिना चल रहा हो तब क्या होता है। A it create a short circuit, B it reduce the voltage, C it double the current and D it result in open circuit। देखिए, आपका जनरेटर वर्क तो कर रहा है लेकिन वो कोई करंट सप्लाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जनरेटर किस कंडीशन में है, जनरेटर ओपन सर्किट की कंडीशन में है या जनरेटर के ऊपर बहुत ज्यादा हैवी रेजिस्टेंस लगा हुआ है। सो ऑप्शन नंबर 4 इट रिजल्ट इन ओपन सर्किट इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज अ शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट क्या होता है। ए अ सर्किट विद वेरी हाई रेजिस्टेंस, बी अ सर्किट विद वेरी लो रेजिस्टेंस, सी अ सर्किट विद अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट एंड डी अ सर्किट विद एन ओपन स्विच। ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट का उल्टा होता है। यहाँ पे ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई होता है, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस काफी ज्यादा नेग्लिजिबल होता है, काफी ज्यादा लो होता है। तो शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होता है, सर्किट में रेजिस्टेंस काफी ज्यादा कम हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर 2 अ सर्किट विद अ वेरी लो रेजिस्टेंस इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट कैन कॉज अ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट किसकी वजह से हो सकता है। ए अ क्लोज स्विच, बी एन ओपन स्विच, सी अ हाई रेजिस्टेंस एंड डी अ डिफेक्टिव इंसुलेशन बिटवीन टू कोर ऑफ अ केबल। देखिए, शॉर्ट सर्किट होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। उसमें से एक रीजन ये होता है कि आपकी इंसुलेशन में ब्रेक डाउन हो जाए। जब इंसुलेशन में ब्रेक डाउन हो जाता है तो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस कम हो जाता है और करंट अपना रेगुलर पाथ फॉलो ना करके एक शॉर्टेस्ट पाथ लेता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर 4 अ डिफेक्टिव इंसुलेशन बिटवीन टू कोर ऑफ अ केबल इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ फ्यूज इन अ सर्किट। किसी सर्किट में फ्यूज का उद्देश्य क्या होता है। ए टू इंक्रीज द करंट, बी टू डिक्रीज द वोल्टेज, सी टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस एंड डी टू प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट। तो फ्यूज का मेन काम होता है किसी भी सर्किट को शॉर्ट सर्किट से बचाना या ओवर करंट से बचाना। सो ऑप्शन नंबर 4 टू प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट फॉर्मूला रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर। तो हमें इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मूले को यहाँ पे बताना है। तो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला होता है पावर इक्वल्स टू वोल्टेज मल्टीप्लाई में करंट। सो ऑप्शन नंबर 2 P इक्वल्स टू V इंटू आई यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेटेड। अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला बताना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर मल्टीप्लाई में टाइम। सो ऑप्शन नंबर 1 E इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई में T इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ए वोल्ट, बी वॉट, सी वॉट आर एंड डी ओम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है वाट आर। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट बतानी है, जो अधिकतर हम अपने घर में यूज करते हैं वही यूनिट हमें बतानी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किलोवाट आवर। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज अ बीओटी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बीओटी की इकाई क्या है। A unit of voltage, B a unit of current, C a unit of power and D a unit of energy। तो बोर्ड ऑफ ट्रेड की यूनिट होती है a unit of energy। सो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय अ 750 वाट अप्लायंस इन 19 मिनट। एक 750 वाट उपकरण द्वारा 90 मिनट में कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई में टाइम। यहाँ पे पावर कितनी दे रखी है 750 वाट, टाइम दे रखा है 90 मिनट, डेट मीन्स 1.5 घंटा। तो केवल और केवल हमें मल्टीप्लाई करना है 750 इंटू 1.5 को, तो आएगा 1125 वाट आवर। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है इफ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज 1.50 पर यूनिट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक बिल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी इफ द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इज 30 यूनिट। यदि ऊर्जा की लागत 1.5 प्रति यूनिट है तो जनवरी माह के लिए बिजली बिल की लागत क्या होगी यदि कुल खपत ऊर्जा 30 यूनिट होगी। तो हमने टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम करी 30 यूनिट, और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है 1.5, तो बस क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है 30 इंटू 1.5 को, तो आंसर आएगा 45। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज किरचॉफ लॉ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ का पहला नियम क्या है। ए द सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द आउटगोइंग करंट एट ईच जंक्शन। बी द सम ऑफ रेजिस्टेंस इन अ सीरीज सर्किट इज इक्वल टू द टोटल रेजिस्टेंस। सी द सम ऑफ वोल्टेज इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0 एंड डी द सम ऑफ करंट इन पैरेलल सर्किट इज इक्वल टू द टोटल करंट। तो किरचॉफ का पहला नियम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड होता है, और ये हमें बताता है कि इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू दी सम ऑफ आउटगोइंग करंट, यानी कि जितना इनकमिंग करंट आएगा उतना ही इनकमिंग करंट बाहर निकलेगा। सो ऑप्शन नंबर 1 द सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट एट ईच जंक्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट डज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इम्प्लाई फॉर द अलजेब्रिक सम ऑफ ब्रांच करंट मीटिंग एट अ पॉइंट। किसी बिंदु पर मिलने वाली शाखा धाराओं के बीच गणितीय योग्य के लिए किरचॉफ का प्रथम नियम क्या दर्शाता है। A it must be equals to 0, B it must be equals to the total voltage, C it must be equals to the total resistance and D it must be equals to the total current। अगर कोई करंट या कोई ब्रांच करंट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करता है तो वो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी 0, क्योंकि किरचॉफ फर्स्ट लॉ यही बताता है द सम ऑफ इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। दैट मीन्स जो इनका अलजेब्रिक सम होगा वो हमेशा 0 होगा। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट डज किरचॉफ सेकंड लॉ स्टेट। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है। ए द सम ऑफ ऑल करंट इन अ क्लोज सर्किट इज 0, बी द सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस इन अ क्लोज सर्किट इज 0, सी द सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन अ क्लोज सर्किट इज 0 एंड डी द सम ऑफ ऑल पावर इन अ क्लोज सर्किट इज 0। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ ये बताता है कि किसी भी एक क्लोज सर्किट में जो वोल्टेज का सम होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 द सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन अ क्लोज सर्किट इज 0 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन अ क्लोज सर्किट अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार एक बंद परिपथ में सभी वोल्टेज का बीजगणित योग क्या होगा। ए इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बी इट इज ऑलवेज नेगेटिव, सी इट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो एंड डी इट ऑलवेज 0। तो जैसे कि हमने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि किरचॉफ का दूसरा नियम क्या बताता है कि किसी भी एक क्लोज सर्किट में जो टोटल सम होगा वोल्टेज का वो 0 होगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, इट इज ऑलवेज 0। सो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है इन अ सीरीज सर्किट व्हाट इज द सेम एट एनी पॉइंट। श्रेणी परिपथ में किसी भी बिंदु पर क्या समान रहता है। ए वोल्टेज, बी रेजिस्टेंस, सी करंट एंड डी पावर। तो सीरीज सर्किट में करंट आपका हमेशा सेम रहेगा। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है प्रतिरोधकों R1, R2 और R3 के साथ श्रेणी परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या होगा।
व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इन अ सर्किट विद द रजिस्टर R1 R2 एंड R3। तो अगर तीनों रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है तो वो तीनों रजिस्टर ऐड हो जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर 3 R1 प्लस R2 प्लस R3 इसका राइट ऑप्शन होगा। सेम आपका इंडक्टर के साथ होता है, अगर तीनों इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड है तो तीनों इंडक्टर रेजिस्टेंस की तरह ऐड अप हो जाएंगे, लेकिन कैपेसिटेंस में इसका अपोजिट होता है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ देयर आर मल्टीपल रजिस्टर्स ऑफ द सेम वैल्यू इन सीरीज हाउ इज द टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेटेड। यदि समान मान के कई प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जोड़े हुए हैं तो कुल प्रतिरोध की गणना कैसे की जाएगी। तो अगर कई सारे मल्टीपल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो उसका रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है। आर क्या हो गया आपका टोटल रेजिस्टेंस हो गया, स्मॉल आर जो आपके सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हो गई, और एन क्या हो गया नंबर ऑफ रजिस्टर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। इस फॉर्मूले को आप बेसिकली याद कर लेना, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे बन के आते भी हैं तो आपको बहुत सिंपल पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट हैपन टू द टोटल रेजिस्टेंस एज मोर रजिस्टर आर एडेड इन सीरीज। श्रेणी क्रम में अधिक प्रतिरोधक जोड़ने पर कुल प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। ए इट डिक्रीजेस, बी इट स्टे द सेम, सी इट इंक्रीजेस एंड डी इट बिकम जीरो। तो अगर हम सीरीज में रजिस्टर्स को ऐड करते जाएंगे तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली आपका इंक्रीज होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इट इंक्रीजेस इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाउ डज द पावर डेसिपेटेड बाय ईच रजिस्टर इन अ सीरीज सर्किट कंपेयर। श्रेणी परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोधक द्वारा क्षयित शक्ति की तुलना किस प्रकार की जाती है। द पावर इज द सेम फॉर ऑल रजिस्टर, बी द पावर इज डिफरेंट फॉर ईच रजिस्टर, सी द पावर इज जीरो फॉर ऑल रजिस्टर एंड डी द पावर इज इनफिनाइट फॉर ऑल रजिस्टर। देखिए हर रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू अलग अलग होती है सीरीज सर्किट में, तो उनका पावर डेसिपेशन भी अलग अलग होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 द पावर इज डिफरेंट फॉर ईच रजिस्टर इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन अ सीरीज सर्किट इफ द करंट इज मेजर्ड एट डिफरेंट पॉइंट व्हाट विल बी द एमीटर शो। एक श्रेणी परिपथ में यदि धारा की विभिन्न बिंदुओं पर मापा जाए तो एमीटर क्या दर्शाएगा। ए डिफरेंट रीडिंग, बी सेम रीडिंग, सी जीरो रीडिंग एंड डी इनफिनाइट रीडिंग। अब सीरीज सर्किट में करंट की वैल्यू सेम रहती है तो एमीटर आपको सेम रीडिंग शो करेगा। सो ऑप्शन नंबर 2 सेम रीडिंग इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। किसी सेल का विद्युत चालक बल EMF क्या होता है। A the voltage across the cell where it deliver a current, B the open circuit voltage, C the voltage drop in the cell and D the terminal voltage। तो किसी भी सेल का EMF उस सेल का ओपन सर्किट वोल्टेज होता है। जब कोई भी करंट आपका फ्लो नहीं करता है तो टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही आपका EMF कहलाता है। सो ऑप्शन नंबर 2 द ओपन सर्किट वोल्टेज इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। A the voltage across the cell when it deliver a current, B the EMF minus the voltage drop in the cell, C the voltage drop in the cell and D the open circuit voltage। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, EMF माइनस द वोल्टेज ड्रॉप इन दी सेल। सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। आपका टोटल EMF और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है किसी भी सेल में वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द अनदर नेम फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या होता है। ए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बी टर्मिनल वोल्टेज, सी वोल्टेज ड्रॉप एंड डी ओपन सर्किट वोल्टेज। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज का हमें फॉर्मूला बताना है। तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था सेम फॉर्मूला टर्मिनल वोल्टेज का भी होगा। तो VT इक्वल्स टू EMF माइनस IR। IR क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है। सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है। ए ओपन सर्किट वोल्टेज, बी द वोल्टेज अक्रॉस द सेल व्हेन इट डिलीवर अ करंट, सी द वोल्टेज लॉस्ट बाय रेजिस्टेंस इन अ सर्किट एंड डी द वोल्टेज अवेलेबल एट द टर्मिनल ऑफ द सोर्स। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, जब किसी रेजिस्टेंस के द्वारा आपका कोई वोल्टेज लॉस्ट हो जाए उसे बोला जाता है वोल्टेज ड्रॉप। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, मोटर स्टार्टर में ओवरलोड कॉइल का क्या कार्य होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ओवरलोड कॉइल इन अ मोटर स्टार्टर। ए टू इंक्रीज द मोटर स्पीड, बी टू रेगुलेट मोटर टेम्परेचर, सी टू प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम एक्सेसिव करंट एंड डी टू इम्प्रूव मोटर एफिशिएंसी। तो मोटर ओवरलोड कॉइल स्टार्टर का क्या काम होता है, मोटर को एक्सेसिव करंट से बचाना होता है उसका काम। सो ऑप्शन नंबर 3 टू प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम एक्सेसिव करंट इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस ईच ब्रांच इन अ पैरेलल सर्किट। एक समानांतर सर्किट में प्रत्येक शाखा में वोल्टेज क्या होता है।
एक पैरेलल सर्किट में आपका वोल्टेज हमेशा सेम रहेगा, जो आपका सप्लाई वोल्टेज रहता है वही वोल्टेज आपका ब्रांच में भी रहता है। सो ऑप्शन नंबर 4 द सेम एज द सप्लाई वोल्टेज इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है व्हाट इज द टोटल करंट इन अ पैरेलल सर्किट? ए द सेम एज इंडिविजुअल ब्रांच करंट, बी द सम ऑफ इंडिविजुअल ब्रांच करंट, सी 0 एंड डी इनफाइनाइट। तो पैरेलल सर्किट में जो आपका करंट रहता है हर ब्रांच में वो डिफरेंट रहता है, उसकी वैल्यू आपकी सेम नहीं रहती है। सीरीज में करंट की वैल्यू सेम रहती है लेकिन वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट रहती है, लेकिन पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू सेम रहती है पर करंट की वैल्यू डिफरेंट रहती है। तो अगर हमें टोटल करंट को फाइंड आउट करना है तो हमें हर एक इंडिविजुअल ब्रांच के करंट को ऐड अप करना होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 द सम ऑफ इंडिविजुअल ब्रांच करंट इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल सर्किट विद रजिस्टर R1 R2 एंड R3? तो अब हमें पैरेलल सर्किट के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताना है। तो पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है इन विच टाइप ऑफ सर्किट कैन वन सेक्शन फेल एंड अदर सेक्शन कंटिन्यू टू ऑपरेट? किस प्रकार के सर्किट में एक खंड विफल हो सकता है और अन्य खंड काम करना जारी रख सकता है? अब क्योंकि पहले सर्किट में अलग अलग इंडिविजुअल ब्रांचेस होती हैं, है ना, तो पहले सर्किट में अगर एक सेक्शन फेल भी हो जाए तो दूसरा सेक्शन आपका काम करता रहेगा। सो ऑप्शन नंबर 3 पैरेलल सर्किट इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एन इक्वल रजिस्टर इन पैरेलल? समानांतर क्रम में संयोजित n बराबर प्रतिरोधकों के कुल प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा? तो सीरीज में क्या था? R इक्वल्स टू R मल्टीप्लाई में n, और पैरेलल में क्या होता है? R इक्वल्स टू R अपॉन में n। सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है व्हाट कैन अ शॉर्ट सर्किट कॉज इन अ सीरीज सर्किट? अगर सीरीज सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो क्या होगा? ए डिक्रीज इन करंट, बी नो चेंज इन करंट, सी a complete stoppage of current and D an increase in current। तो शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होता है? आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाती है। तो जब रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है आपका करंट बढ़ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 एन इंक्रीज इन करंट इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है हाउ कैन दी डेंजर ऑफ शॉर्ट सर्किट कैन बी प्रिवेंटेड? अब हमें शॉर्ट सर्किट से बचाव करने के लिए क्या करना चाहिए? A by using resistor, B by using fuses and circuit breaker, C by increasing the voltage and D by decreasing the current। तो अगर हमें शॉर्ट सर्किट से प्रिवेंशन चाहिए तो हम या तो फ्यूज का इस्तेमाल करेंगे या सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये एक्सेसिव करंट में ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 बाय यूजिंग फ्यूजेस एंड सर्किट ब्रेकर इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है हाउ कैन यू डिटेक्ट अ शॉर्ट सर्किट लोकेशन? अगर हमें शॉर्ट सर्किट की लोकेशन का पता लगाना है तो हम वो कैसे कर सकते हैं? ए बाय ऑब्जर्विंग द सर्किट विजुअली, बी बाय मेजरिंग द रेजिस्टेंस, सी बाय यूजिंग अ वोल्ट मीटर अक्रॉस ईच एलिमेंट एंड डी बाय यूजिंग एन एम मीटर। तो अगर हमें शॉर्ट सर्किट की लोकेशन का पता लगाना है तो हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट होगा वहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू क्या दिखाएगा? काफी ज्यादा कम दिखाएगा, या इंडिकेट करेगा वोल्ट मीटर 0 रीडिंग को। सो उससे हम पता लगा सकते हैं कि उस जगह पे शॉर्ट सर्किट हुआ है। सो ऑप्शन नंबर 3 बाय यूजिंग अ वोल्ट मीटर अक्रॉस ईच एलिमेंट इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है व्हाट हैपन व्हेन एन एमीटर इंडिकेट एक्सेसिव करंट? अगर एमीटर काफी हाई रीडिंग ऑफ करंट की दिखा रहा है तो क्या होगा? ए इंडिकेट अ शॉर्ट सर्किट, बी इट इंडिकेट अ पावर सर्ज, सी इट इंडिकेट अ नॉर्मल ऑपरेशन एंड डी इट इंडिकेट अ पावर आउटेज। तो अगर एमीटर किसी भी नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा करंट की वैल्यू दिखा रहा है तो ये क्या दर्शाता है? ये शॉर्ट सर्किट की कंडीशन को दर्शाता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इट इंडिकेट अ शॉर्ट सर्किट इसका राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।